Okay, ma'am. Okay, good morning, everyone. I'm Sanskriti to here giving a presentation on chapter number 29, penalties. So, am I audible? Hello, am I audible? Yes, yes, Yes. yes. Okay. तो चैप्टर का नाम पेनल्टीज है, तो सबसे पहले हमें पेनल्टी का डिफाइन पता होना चाहिए कि पेनल्टी क्या होती है। तो पेनल्टी तो वो होती है एक तरह की जैसे आपका फाइन या फीस लग जाता है कोई प्रोविजन पूरा ना करने पे, तो उसे ही पेनल्टी कहते हैं। जब आप कोई लॉ या फिर कोई प्रोविजन को फॉलो नहीं करते या उस लॉ को तोड़ देते हैं, तब वो जो फाइन लगाया जाता है उसे ही पेनल्टी कहा जाता है। और फिर पेनल्टी कौन भरता है? पेनल्टी एसएससी भरता है। और पेनल्टी लगाता कौन है? यानी अथॉरिटीज लगाती है पेनल्टी उसके ऊपर। अथॉरिटी में जैसे आपके असेसिंग ऑफिसर आ गए, ये पेनल्टी लगाते हैं। और प्रिंसिपल कमिश्नर जो है ये पेनल्टी लगाते हैं। इनके पास अथॉरिटी होती है पेनल्टीज लगाने की। तो जो पेनल्टीज लगाएगा उसके पास पहले तो डिस्क्रिशनरी पावर होना चाहिए, यानी कि इसकी हेडिंग है जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ इम्पोजिंग पेनल्टी। पहले मैंने पेनल्टी का डिफाइन बता दिया। अब मैं जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ इम्पोजिंग पेनल्टी बताऊंगा, यानी जो पेनल्टी लगाएगा उसके पास पावर होनी चाहिए। पहला डिस्क्रिशनरी पावर होना चाहिए। तो जो पेनल्टी इम्पोज किया जाएगा वो जो है स्टैट्यूटरी यानी स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन ना फॉलो करने पे वो पेनल्टी लगाई जाएगी। यानी कोई जो है वो प्रोविजन नहीं फॉलो करता तो वो पेनल्टी उसके ऊपर लगाई जाएगी। और पेनल्टी जो लगाई जाएगी वो विद रीजन होने चाहिए, यानी कि कोई जानबूझ के वो पेनल्टी नहीं लगाएगा। उसके साथ एक वैलिड रीजन होना चाहिए कि ये पेनल्टी क्यों लगाई जा रही है। और जो है उसके कुछ कुछ उस केस के कुछ सर्कमस्टांसेस देखने पड़ेंगे, यानी केस को चेक करना पड़ेगा कि क्या है, क्यों उसके ऊपर पेनल्टी लगाई जा रही है। सारा रीजन जानने के बाद उसके ऊपर पेनल्टी लगेगी, कोई जानबूझ के नहीं लगेगी। और जो रीजन सही निकलता है तो एटलीस्ट जो मिनिमम पेनल्टी होएगी वो उसके ऊपर लगाई जाएगी। मिनिमम मतलब एक जो मिनिमम पेनल्टी होती है उससे कम की पेनल्टी उससे कम नहीं हो सकती, पेनल्टी उतनी तो लगेगी लगेगी। ओके, पहला पॉइंट क्लियर है? पहला पॉइंट क्लियर है? आप बोलते जाओ संस्कृति। ओके। सेकंड है क्वांटम ऑफ पेनल्टी, यानी कि जो पेनल्टी लगाई जाएगी वो एक प्रिस्क्राइब्ड मिनिमम लिमिट से कम नहीं होनी चाहिए। एटलीस्ट जितनी मिनिमम है वो पेनल्टी उसके ऊपर लगाई जाएगी। और the quantum of penalty shall be as per law on the date of default as per the law date which assessment relate। और वो मतलब जहां से वो उसने डिफॉल्ट किया है वहां से लेकर के जब तक वो डिफॉल्ट कंटिन्यू करता है वहां तक की वो पेनल्टी मतलब ऐड करके वहां तक की लगेगी उसकी पेनल्टी। और थर्ड पॉइंट है इसका प्रोसीजर। तो पेनल्टी लगाने से पहले जो एसएससी होएगा उसका एक रीजन सुनना बहुत जरूरी है, मतलब उसको एक अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी कि जो है उसके ऊपर ये पेनल्टी लगाई उसने, मतलब ये फॉल्ट क्यों किया था, मतलब क्यों उसके ऊपर पेनल्टी लगाई जा रही है, वो अपने फॉल्ट करने का रीजन उसका हमें सुनना पड़ेगा। उसको एक अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी कि वो अपना रीजन बता सके कि इस वजह से मेरे मेरे से ये फॉल्ट हुआ है और मेरे ऊपर ये पेनल्टी लगी जा रही है। अगर उसका जो है रीजन नहीं सुनेंगे तो उसके ऊपर पेनल्टी जो है वो इनवैलिड मानी जाएगी। ओके, ये इसका ए पार्ट था प्रोसीजर का। देन प्रोसीजर का बी पार्ट है कि जो इनकम टैक्स ऑफिसर वो पेनल्टी 10,000 की लगाएगा तो उसको असिस्टेंट कमिश्नर को जो है एक अप्रूवल देना पड़ेगा। अगर पेनल्टी 20,000 तक या इससे ज्यादा लगती है तो जॉइंट कमिश्नर को जो है एक अप्रूवल देना पड़ेगा। और जो इनकम टैक्स अथॉरिटी है वो जो है एक कॉपी सेंड करेगी असेसिंग ऑफिसर को। वो मतलब पेनल्टी लगाने से पहले वो असेसिंग ऑफिसर को एक कॉपी सेंड करेगा, इनकम टैक्स अथॉरिटी। और पेनल्टी फोर्थ पॉइंट है इसका, पेनल्टी अंडर मोर देन वन सेक्शन। प्रोसीजर के 3 पॉइंट थे जिसमें एक पार्ट था इसका कि जो है उसको एक अपॉर्चुनिटी हमें देनी पड़ेगी कि उसने फॉल्ट क्यों किया, उसका रीजन बता सके। दूसरा, अगर वो 10,000 से ज्यादा की पेनल्टी उसके ऊपर लग रही है तो हमें डिप्यूटी कमिश्नर या असिस्टेंट कमिश्नर को अप्रूवल देना पड़ेगा। और 20,000 से ज्यादा की इसके ऊपर पेनल्टी लग रही है तो ज्वाइंट कमिश्नर को अप्रूवल देना पड़ेगा। इसका सी पॉइंट है
कि जो अथॉरिटी वो इनकम टैक्स अथॉरिटी है वो जो है असेसिंग ऑफिसर को एक कॉपी सेंड करेगी, यानी असेसिंग ऑफिसर खुद भी अगर लगाएगा तो उसे भी एक जो है ऑर्डर, कॉपी ऑफ ऑर्डर पास करना पड़ेगा। ठीक है, ये 3 पॉइंट है। और लास्ट पॉइंट है इसका जनरल प्रिंसिपल का, 4th पॉइंट है पेनल्टी अंडर मोर देन 1 सेक्शन, यानी कि जो वो पर्सन कोई फॉल्ट करता है तो वो जरूरी नहीं कि मतलब उसके ऊपर सिर्फ एक सेक्शन के तहत ही वो पेनल्टी लगेगी, कई सेक्शन के तहत उसके ऊपर पेनल्टी लगाई जा सकती है। ठीक है, इतना क्लियर है। अब मैं आइटम्स ऑफ पेनल्टी पढ़ रही हूँ। वैसे मैक्सिमम एग्जाम में तो देखा है मैंने, यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आइटम्स ऑफ पेनल्टीज। तो इसका पहला पॉइंट है पेनल्टी ऑन टैक्स इन डिफॉल्ट। तो पेनल्टी ऑन टैक्स इन डिफॉल्ट में बोला है कि जब एसएससी जो है टैक्स पे करने में फेल हो जाता है तब वो जो है उसके ऊपर पेनल्टी के लायबल बनेगा वो, और उसके ऊपर असेसिंग ऑफिसर कुछ अमाउंट तक की जो है पेनल्टी डायरेक्ट लगा सकता है। और अगर वो डिफॉल्ट जो है कंटिन्यूसली करता रहता है तो पेनल्टी उसके टाइम टू टाइम जो है बढ़ती जाएगी मैक्सिमम लिमिट तक के। ओके, ये फर्स्ट पॉइंट था कि पेनल्टी ऑन टैक्स इन अ डिफॉल्ट, यानी कि अगर टैक्स वो पे नहीं करता तो उस पर पेनल्टी लगेगी, और जब तक वो फॉल्ट कंटिन्यू करता रहेगा उसका पेनल्टी भी बढ़ती रहेगी। सेकंड पॉइंट है पेनल्टी फॉर अंडर रिपोर्टिंग एंड मिस रिपोर्टिंग ऑफ इनकम। फर्स्टली जो है इसका अंडर रिपोर्टिंग का मीनिंग होता है कि जैसे उसकी अगर 20 लाख की इनकम थी तो वो 10 लाख रुपए ही शो कर रहा था, तो ये अंडर रिपोर्टिंग हो जाता है कि उसकी इनकम तो 20 की थी लेकिन वो सिर्फ 10 की शो कर रहा था, ये अंडर रिपोर्टिंग है। और मिस रिपोर्टिंग का मीनिंग होता है कि जैसे कि वो कुछ मतलब गलत दिखा रहा था, वो ज्यादा मतलब ऐसे अमाउंट गलत दिखा दे रहा था, अब जितनी उसकी इनकम है उससे अमाउंट गलत दिखा रहा था, वो मिस रिपोर्टिंग हो जाता है। तो मतलब इसमें बहुत सारा लिखा है, मैं थोड़ा सा इजी वे में बता देती हूँ, एक सेकेंड। हाँ, और वो जैसे अंडर रिपोर्टिंग में उसके ऊपर मतलब जितनी उसने इनकम नहीं दिखाई थी, जैसे मान लो 10-20 लाख रुपए उसकी इनकम थी तो उसने 10 ही दिखाई थी, 10 नहीं दिखाई थी, तो 10 में जो जब उसकी अनडिस्क्लोज्ड इनकम निकल के आएगी, जैसे 10 लाख रुपए उसकी अनडिस्क्लोज्ड इनकम निकल के आएगी, तो उसका जो टैक्स होएगा उस टैक्स का 50% जो है उसको एज अ पेनल्टी भरना पड़ेगा। ठीक है, यानी जैसे उसकी 20 लाख इनकम थी तो 10 उसकी अनडिस्क्लोज थी, तो अनडिस्क्लोज के ऊपर जितना टैक्स लगेगा उसका 50% उसको जो है एज अ पेनल्टी पे करना पड़ेगा। और जो है मिस रिपोर्टिंग में मतलब जितनी इनकम उसकी गलत उसने दिखाई थी और जितनी सही निकल के आई उसके ऊपर जितना टैक्स लगता है उसका 200% पेनल्टी लगेगी। ठीक है, ये था इसके अंदर कि अंडर रिपोर्टिंग में जितनी अनडिस्क्लोज इनकम थी उसका जितना टैक्स बनता है उसका 50% पेनल्टी होएगी, और मिस रिपोर्टिंग में जो है जितनी उसने गलत इनकम दिखाई थी और जितनी सही निकल के आएगी तो उस जितनी उसने नहीं दिखाई थी इनकम उसमें का टैक्स जो है उसका 200% लगेगा। ठीक है, और इसमें एक बात और निकल के आती है कि जो है वो क्या वो पेनल्टी उसकी मतलब कम करी जा सकती है या फिर माफ करी जा सकती है। तो मतलब उसके लिए कुछ असेसिंग ऑफिसर जैसे कि असेस करेगा, अगर वो एक ना वो पास कर देता है, एक ग्रांट जो है पास करता है, तो मैं एक मिनट बताऊँ। Assassination application to the assessing officer to grant benefit for enforcement for the emission हाँ, वो एसएससी क्या करेगा, एक एप्लीकेशन देगा असेसिंग ऑफिसर को कि उसके पास इम्यूनिटी होती है कि वो पेनल्टी उसके ऊपर ना लगाए, तो उसको ये 2 कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेंगी जिससे जो है उसकी पेनल्टी हट जाएगी। पहले तो उसको टैक्स और इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा एज पर द ऑर्डर अंडर सेक्शन 143 के अकॉर्डिंग, जो है उसको वो सारे टैक्स और इंटरेस्ट पे करने पड़ेंगे विद इन द पीरियड ऑफ स्पेसिफाइड नोटिस ऑफ डिमांड, यानी कि जितना उसको नोटिस ऑफ डिमांड में टाइम स्पेसिफाइड पीरियड भेजा गया था उसके अंदर अंदर वो टैक्स और इंटरेस्ट पे कर देता है तो उसकी पेनल्टी जो है माफ हो जाएगी। ठीक है,
और वो अपील नहीं करता उस ऑर्डर के अगेंस्ट, कोई अपील नहीं करेगा, तब जो है उसकी जो है पेनल्टी माफ करी जा सकती है, उसके ऊपर पेनल्टी नहीं लगाएंगे। और दूसरा इसमें बोला गया है कि द एप्लीकेशन शैल बी मेड विदिन 1 month फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच ऑर्डर इज रिसीव्ड। यानी कि जो एप्लीकेशन है अगर वो 1 मंथ के अंदर अंदर कर देता है वो तब। और दूसरा assessing officer may grant immunity where the proceeding for penalty for misreporting of income has not been initiated। हाँ, और जो मिस रिपोर्टिंग ऑफ इनकम थी मतलब उसके ऊपर जो है कोई भी छानबीन नहीं शुरू हुई है और उससे पहले वो एप्लीकेशन सेंड कर देता है, तब उसकी जो है पेनल्टी माफ हो जाएगी। यानी कि मिस रिपोर्टिंग के लिए वो असेसिंग ऑफिसर छानबीन नहीं शुरू करता है, उससे पहले पहले ये एप्लीकेशन दे देते हैं, तो जो है उसके ऊपर पेनल्टी नहीं लगेगी। और उस असेसिंग ऑफिसर को जो है असेसी ने एप्लीकेशन भेज दी है, जिस महीने भेजा मतलब उसमें उसको रिसीव हो गया है, और और जिस महीने भेजा उसके अगले महीने तक असेसिंग ऑफिसर अपना जो है रिसीव वो एक्सेप्ट कर लेता है एप्लीकेशन को, तो उसका जो ऑर्डर होएगा वो आखिरी माना जाएगा। यानी कि जिस महीने उसने एप्लीकेशन भेजी और अगले महीने तक वो उसको एक्सेप्ट और रिसीव कर देता है, तो जो भी वो एप्लीकेशन रिसीव करने के बाद ऑर्डर भेजेगा वो आखिरी होएगा और फिर वो चेंज नहीं हो सकता। जो वो भेजेगा उसको अगर भेजता है कि पेनल्टी माफ है तो हो जाएगी, अगर वो बोलता है उसे भरनी पड़ेगी तो उसे भरनी पड़ेगी। ठीक है, सेकेंड पॉइंट हो गया फिनिश। तो थर्ड पॉइंट पढ़ रहे हैं, फेलियर टू मेंटेन द रिटेन बुक्स ऑफ अकाउंट और डॉक्यूमेंट। अगर पर्सन जो है अपने बुक्स ऑफ अकाउंट या अदर डॉक्यूमेंट्स जो है मेंटेन नहीं कर पाता, जितना उसको बताया गया होता है जितने टाइम तक के, वो अगर वो मेंटेन नहीं कर पाता है तो उसके ऊपर असेसिंग ऑफिसर डायरेक्ट पेनल्टी लगा सकता है, और पेनल्टी कम से कम 25,000 तक की होगी। ठीक है, यही है फेलियर टू मेंटेन बुक्स ऑफ चालू अकाउंट के डॉक्यूमेंट। ठीक है, सेकंड पॉइंट था ये। और थर्ड पॉइंट था ये फेलियर टू मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट और डॉक्यूमेंट्स। और फोर्थ पॉइंट है इसका पेनल्टी वेयर सर्च हैज बीन इनिशिएटेड ऑन आफ्टर 1 जून 2007। यानी कि बोले सर पेनल्टी जब यानी कि इसकी छानबीन शुरू कर दी जाती है 1 जून के बाद, 1 जून के बाद, तो असेसिंग ऑफिसर उसके ऊपर में डायरेक्ट उसने बोला है कि जो है अगर सर्च जहाँ से स्टार्ट होता है यानी कि 1 जून के बाद जो सर्च स्टार्ट होता है उसमें असेसिंग ऑफिसर जो है डायरेक्ट पेनल्टी लगा सकता है। 10% की पेनल्टी लगाएगा वो अनडिस्क्लोज्ड इनकम पे, उसके प्रीवियस ईयर के अनडिस्क्लोज्ड इनकम पे जो 10% का जो है वो पेनल्टी लगाएगा, जहाँ से वो सर्च स्टार्ट हुआ है 1 जून 2007 के बाद से असेसिंग ऑफिसर उसके ऊपर पेनल्टी लगाएगा, 10% की पेनल्टी लगाएगा जितनी उसकी अनडिस्क्लोज्ड इनकम निकल के आएगी। ठीक है, और पेनल्टी नहीं मतलब उसकी पेनल्टी नहीं लगाई जाएगी अगर वो ये कुछ कंडीशन सेटिस्फाई कर देता है। इन द कोर्स ऑफ फर्दर स्टेटमेंट अंडर दिस एडमिट अनडिस्क्लोज्ड इनकम। हाँ, इसने बोला है कि अगर वो एडमिट कर लेता है, नहीं कि मान लेता है कि मेरी अनडिस्क्लोज्ड इनकम ये है और मैंने इसको मतलब यहाँ से कमाई है, तो अगर वो ये बता देता है पहला पॉइंट। दूसरा कि मतलब वो ये बिल्कुल वैलिड रीजन दे देता है कि मैंने ये इनकम इधर इधर से कमाई है और मैंने ये इसलिए नहीं दिखाया, तो अब और अगर वो पूरा टैक्स पे कर देता है इंटरेस्ट के साथ साथ अपनी अनडिस्क्लोज इनकम की, तब जो है उसके ऊपर पेनल्टी नहीं लगाई जाएगी। ठीक है, उसके अनडिस्क्लोज इनकम पे असेसिंग ऑफिसर डायरेक्ट पेनल्टी लगा सकता है अगर जो है उसका सर्च ऑपरेशन स्टार्ट हुआ है 1 जून 2007 के बाद, तो 10% की पेनल्टी लगाएगा वो अनडिस्क्लोज इनकम पे। और कोई ये 3 सिचुएशन दे रखी है जिसके ऊपर अगर ये तीनों को फुलफिल कर देता है तो उसके ऊपर पेनल्टी नहीं लगेगी। तो पहला यही था कि जो है अगर वो एडमिट कर लेता है। हेलो, कोई डाउट है क्या?
आवाज नहीं आ रही मुझे आपकी। आगे बता रही हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या कह रहे हो। आवाज तो आ रही है। जो है चीजें फुलफिल कर देंगे। पहला तो क्या था कि अनडिस्क्लोज्ड इनकम वो मान लेता है कि मेरी यहाँ से आई है। दूसरा कि हाँ ये वो एडमिट कर लेता है कि हाँ ये अनडिस्क्लोज, इसमें 10% ऑफ अनडिस्क्लोज्ड इनकम की मतलब इसके ऊपर पेनल्टी लगाई जाएगी। जितनी अनडिस्क्लोज्ड इनकम निकल के आएगी उसका 10% पेनल्टी लगेगी। और ये पेनल्टी नहीं लगेगी किस केस में, अगर वो एसएससी 3 सिचुएशन को फुलफिल कर देता है तो उसके ऊपर पेनल्टी नहीं लगाई जाएगी। अगर वो 3 कंडीशन सेटिस्फाई कर देता है। पहला कि जो अगर वो एडमिट कर लेता है यानी कि मान लेता है कि मेरी हाँ ये अनडिस्क्लोज्ड इनकम थी जो मैंने शो नहीं करी थी। और दूसरे केस में वो मानता है कि जो है ये इनकम मेरी यहाँ से निकल के आई है, यानी कि मैंने ये इनकम यहाँ से कमाई है और मैंने इसमें अनडिस्क्लोज किया था। और तीसरा, अगर वो अनडिस्क्लोज इनकम का टैक्स और इंटरेस्ट पे कर देता है तो उसके ऊपर पेनल्टी नहीं लगाई जाएगी, अगर वो ये 3 सिचुएशन फुलफिल कर देता है तो।